नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर काफी समय से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसका रिव्यू कीजिए। आज पहली बार हम इसको अपने वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे इसका नंबर लगा है, आपके स्टॉक का भी जल्दी ही नंबर लगेगा। बस थोड़ी सी एनालिसिस करने के लिए हमें समय जरूर दीजिए। बेस्ट एग्रो लाइफ के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, क्या हो सकता है आज की डेट में, वो कंप्लीट हम टेक्निकल डिस्कशन ज्यादा करेंगे। फंडामेंटल डिस्कशन इस वीडियो में नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें टेक्निकल के लिए लोगों में बहुत ज्यादा हमने एक्साइटमेंट देखी है कि क्या हो सकता है, वो ये जानना चाहते हैं और आज की डेट में क्या किया जाए वो ये समझना चाहते हैं इस चार्ट के ऊपर। तो उसको हम कंप्लीट एनालिसिस के लिए आज इस वीडियो में लेके आए हैं। आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा, कमेंट करने में कंजूसी मत करिए और अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना ना भूलें। अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो इस वीडियो को अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देखें। सबसे पहले बेस्ट एग्रो लाइफ के ऊपर बात करते हैं। देखिए एक्चुअली इश्यू क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। कंपनी जो है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी। यहां पर ये प्रॉफिटेबल कंपनी थी, यहां पे प्रॉफिटेबल कंपनी ही थी और स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्मॉल कैप की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसने अभी दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 23 का जो क्वार्टर था उसमें लॉस दिया। ये एक इश्यू था, चलो लॉस हो रहा है ठीक है। साथ में ये जो इंडस्ट्री है या जो सेक्टर आप कह सकते हो, ये जो है आपका एग्रोकेमिकल से रिलेटेड, एग्रोकेमिकल से रिलेटेड बिजनेस जो है, इसके सारे स्टॉक में अभी दिक्कत देखने को मिल रही है। सारे स्टॉक में भी प्रॉब्लम आ रही है एग्रोकेमिकल से रिलेटेड। तो यहां पर इसमें भी आई, इसमें लॉस हुआ, चलो ये भी समझ में आता है। स्मॉल कैप कंपनी है तो इतनी गिरती भी है 70-75%। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे लगा वो लगा मैनेजमेंट का। मैं यहाँ पे सिंपली फंडामेंटल के तौर पे इतना बताता हूं, मुझे इश्यू लगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी तरीके से कोई बात निकल के नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया, कोई कॉन कॉल होती हुई नजर नहीं आ रही है इन सब चीजों के बाद में। जबकि ऐसा होना चाहिए था और उनको बाहर आना चाहिए था, मैनेजमेंट को बताना चाहिए था कि हमारा स्टॉक जो है 75% के आसपास टूट चुका है, उसके रीजंस क्या है, आने वाला फ्यूचर प्लान क्या है, ये उन्हें बताना चाहिए था। फंडामेंटली इधर ही सारा सार आ गया। देखिए कंपनी प्रॉब्लम में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, तो ये कंपनी भी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, स्मॉल कैप कंपनी हो तो आप इतना टूटते भी हो, वो भी हमें पता है। आपके प्रॉफिट थे, आप अच्छे प्रॉफिट ला रहे थे, आपका जो ईपीएस है वो अच्छा था, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था फाइनेंशियल्स में, लेकिन अब आप लॉसेस लेके आए हो, ठीक है चलो समझ में आता है। लेकिन ये जो पार्ट है मैनेजमेंट का, इनको आके कॉन्फिडेंस दिखाना होता है कि नहीं हमारे पास आगे के लिए फ्यूचर के ये प्लान है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इन्होंने नहीं दिखाया। तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे फंडामेंटली लगी। तो मेरा फंडामेंटल रिसर्च यहीं पे खत्म हो गया कि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कोई भी पॉजिटिव आउटकम आता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरा फंडामेंटल रिसर्च वहीं पे बंद हो गया कि इसके आगे फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का इंटेंट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। सो ऐसी कंपनीज के फंडामेंटल देखने के बजाय मैं टेक्निकल देखूंगा तो भी क्लियर आइडिया मिल जाएगा। उल्टा वहां ज्यादा हेल्प होगी, बिकॉज मैनेजमेंट आने वाले टाइम में हमें कंफ्यूज कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा हमें और कुछ भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन कौन नहीं भटकेंगे? जो बिग प्लेयर्स होंगे वो यहां पे नहीं भटकने वाले। बिग प्लेयर्स या जिनका बिग अमाउंट लगा है वो नहीं भटकने वाले। तो वो जो भी काम करेंगे वो चार्ट पे दिखेगा, प्राइस एक्शन पे आएगा, उसको हम एनालिसिस करके देखेंगे हमें क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के वीकली चार्ट की। देखिए ये कंपनी का वीकली चार्ट है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 75% टूट गया। फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले यहाँ पे 45% टूटे थे महाराज, और उससे पहले यहाँ पे 75% भी ये टूटे थे। ये आपको दिख रहा होगा 2020 से 21 के बीच में। और एक कोविड की फॉल नहीं थी, ध्यान रखिएगा। कोविड का तो ये पीरियड था, इसमें कुछ ज्यादा टूटा ही नहीं। गिरावट तो यहाँ आई थी, फिर एक अपसाइड आई, फिर गिरावट, फिर अपसाइड, फिर गिरावट। तो अब यहां पर अभी तक स्टॉक 75% टूटा है। राइट नाउ सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहां पर इसके डाटा को हटाते हैं और ये बात करते हैं कि वीकली चार्ट अभी क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप इतना समझ लेंगे तो भी आपको बहुत आइडिया जो है वो लग जाएगा। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है स्टॉक का। खाली थोड़ा सा दिमाग खोल के आप सोचिए एनालिसिस के तौर पे यहां पर कि आप ये देखिए वीकली कैंडल्स, वीकली लोज देखिए कैसे बन रहे हैं। वीकली चार्ट पे कोई भी सॉलिड ग्रीन कैंडल नहीं है, ध्यान रखिए, सॉलिड ग्रीन कैंडल नहीं है। और आज से नहीं, ये कब से ही नहीं है। अब पता चला ना लॉसेज आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन ये देखो यहीं से शुरुआत हो गई थी। ये वाला जो पीरियड है यहीं से, अगस्त 2023 से, वहां से शुरुआत है। और देखो वीकली चार्ट पे कोई भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव कैंडल बन ही नहीं रही, और ना ही अपने प्रीवियस वीकली हाई को काट रही है। वीकली हाईज को काट के ऊपर जा पा रही है, यानी प्रीवियस वीकली हाई किसी भी रेड कैंडल का
कट के उसके ऊपर जो वो स्टॉक कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। खुद बोल रहा है शेयर कि मैं एकदम नेगेटिव हूं और अभी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा वो नोट डाउन करिए। यानी वीकली चार्ट नेगेटिव है, ये मैं पता चला। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है लगभग 400 रुपए के आसपास, ये जो रेंज होगी 400 425 के आसपास, यहां पर 400 टू 425 जहां पर ये ऑलमोस्ट आने वाला है, इस रेंज में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसको टूटने के बाद कहां जाएगा वो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके नीचे सपोर्ट आता है 340 पे, और उसके भी नीचे जाएंगे तो और भी नीचे आ सकते हैं 280 पे, बट कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। हमें एक दो सपोर्ट मालूम हो, हमें यही देखना है कि 400 425 की रेंज एक स्पेशल डिमांड जोन हो सकती है, क्योंकि पीछे यहाँ पे काफी ज्यादा पोज लिया गया था। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर और नेगेटिविटी स्टॉक पे हावी हो सकती है। तो इतना पता चलता है सपोर्ट क्या है। रेजिस्टेंसेस में ऊपर बात कर लें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर आने वाला होगा, जो मैं आपके सामने लगा देता हूं, ये वाला लगभग 540 रुपए के आसपास का, ये पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, ये होगा ऑलमोस्ट 540, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे आने वाला है, और उसके ऊपर ये 600 और उसके ऊपर के रेजिस्टेंसेस भी काफी स्टॉक को तंग कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज सोच के देखिए, क्या यहां पे कोई डिसीजन बन सकता है? आंसर इज नो। और ज्यादा बड़ी दिक्कत कब शुरू हुई? देखिए ये लेवल जो था, ये पहले क्या था? रेजिस्टेंस था। यही लेवल इस रेंज के आसपास क्या बना? अगेन यहां पे सपोर्ट बना था। यही लेवल इस रेंज के आसपास अगेन यहां पे सपोर्ट बना, कुछ भी कंसोलिडेट किया, और 800 को तोड़ते देखो 400 आने में ज्यादा समय नहीं लगा, सीधा ये 5-10 हफ्तों के अंदर जो स्टॉक 50% के लगभग करेक्ट हो गया। तो ये यहां पर कहानी होती है प्योर प्राइस एक्शन की। इनको तोड़ा, तोड़ने के बाद ऊपर गए, फिर इनको सपोर्ट बनाया, अब सपोर्ट टूटा तो फिर आओ भैया नीचे। इस सपोर्ट से 2 बार बाउंस बैक मिले थे। यहां पर ये काफी अच्छा सपोर्ट था, काफी अच्छा डिमांड जोन था, इसको तोड़ दे ये हुआ। तो अब नेक्स्ट डिमांड जोन यहां पर निकल के आता है। ये वीकली चार्ट की कहानी है कि अभी नेगेटिव है, अभी हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, वीकली चार्ट ऐसा बोल रहा है। अभी बात करते हैं मंथली चार्ट की। मंथली चार्ट क्या बोलता है, देन फिर डेली का भी डिस्कशन करेंगे। लुक एट दिस इज मंथली चार्ट। यहां पर आपको पिक्चर खुद ही क्लियर हो जाती है। देखिए पहले तो इस रेंज को मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे कि वाकई में इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ध्यान से देखिए मंथली चार्ट, देखिए किसी भी मंथ के ऊपर जो है वो नहीं निकल पा रही है, ऊपरी कैंडल जो है वो नहीं जा पा रही है, मंथली हाई क्लोज नहीं हो रहे, और स्टॉक जो है नए नए लोज बनाए जा रहा है। तो यानी कम से कम स्टॉक को 600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, 600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा अगर उसे बेरिशनेस खत्म करनी है। तो इतना हमें क्लियर होता है, तब तक हमारे पास बॉटम आउट के इंडिकेशंस नहीं है। हो सकता है स्टॉक यहां से अभी और भी नीचे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये इतना क्लियर होता है। उससे पहले देखिए 800 रुपए के आसपास लेवल था, अब वो लेवल 600 पे शिफ्ट हो गया है। हो सकता है आने वाले महीने में वो थोड़ा और कम पे शिफ्ट हो जाए, जैसे जैसे स्टॉक अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाता है उस हिसाब से। लेकिन मंथली चार्ट भी अभी क्या है, नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड में है। और मंथली चार्ट पे भी आपको यहां पर जो है सपोर्ट वो दिख जाएंगे कि मैं इन लेवल्स की क्यों बात कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर मैं क्यों बात कर रहा हूं, ये आपको दिख जाएगा कि इस लेवल के आसपास थमता हुआ और रुकता हुआ नजर आ सकता है। नॉट लाइक कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे रुके, हो सकता है थोड़ा नीचे जाके रुके, या हो सकता है थोड़ा ऊपर से रिवर्स हो, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है, यहां वॉच आउट करना चाहिए शेयर को। अब बात करते हैं इसके डेली चार्ट की। एक बार इसके डेली चार्ट को समझिए, राइट नाउ सिचुएशन कैसी है। दिस इज द डेली चार्ट, और यहां पर देखिए मूविंग एवरेज के लाइन को, मूविंग एवरेज लाइन अभी 800 से ऊपर है और ये स्टॉक किस तरीके से गिरे जा रहा है। लुक एट दिस इज द डेली चार्ट। और यहां पर जब ये स्टॉक इसके लेवल के नीचे आया था 1150 के नीचे, तब से स्टॉक में डाउन साइड है, और 1150 से स्टॉक जो है वो 450 आ चुका है। तो मूविंग एवरेज की पावर को हमें समझना होगा। अगर हम इग्नोर करते हैं तो फिर इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि डेली भी नेगेटिव है, वीकली भी नेगेटिव है और मंथली भी नेगेटिव है। डेली चार्ट पे हल्की बुलिशनेस के लिए देखो, अभी तो शेयर तो बुलिश हो ही नहीं रहा है, हम बात कर रहे हैं कि हल्की फुल्की भी अगर आपको बुलिशनेस चाहिए तो भी कम से कम आपको इन लेवल्स के ऊपर आना होगा। अब वो लेवल्स कौन से हैं, देखो हल्की बुलिशनेस के लिए भी आपको कम से कम 520-30 की इस रेंज के ऊपर आना होगा। थोड़ा बहुत भी बुलिश होना है तो बड़े वाले बुलिश लेवल तो भूल जाओ, थोड़ा बहुत भी बुलिश होना है या बेरिशनेस खत्म करनी है तो भी 520-30 के ऊपर आना बनता है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आज की डेट में किया क्या जाए। तो चलिए वापस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं और मंथली देखते हैं। यह मंथली चार्ट हमारे सामने, यह आपको दिख रहा है, हम इसको वीकली पे कन्वर्ट करते हैं। आज की डेट में किया क्या जाए वो समझिए। सबसे पहले देखिए कई भी स्टॉक हो, यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा। इस स्टॉक ने जिस हिसाब से हर बार 70 से 75 या फिर आप 80% कह लो, 70 to 80% गिरावट दिखाई है, उसके बाद में इसने एक अच्छी रिकवरी और शानदार रिकवरी दिखाई है अपने आने वाले कुछ समय में। लेकिन एक्चुअल में ये जो क्राइटेरिया होता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी स्टॉक में पैसे लगाने का कि चलो उसने इस बार किया है तो मैं इस टाइप से कर लेता हूं। वहां पे आप पैसे लगा सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं लगते। क्यों? क्योंकि जब तक पूरी इंडस्ट्री का वहां पे माहौल क्लियर नहीं होता तब तक आपको पैसे लगाने से बचना चाहिए। यह हर बार का रूल होता है।
70-80% टूट गया। सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो यहाँ पे फ्रेश पैसा लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या। और ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आने वाले 1-2 साल के लिए क्या यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है क्या। देखिए, मैं सिंपली एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या इस इंडस्ट्री के लिए अभी अच्छे दिन शुरू हो गए क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आंसर इज नो, अभी तक शुरू नहीं हुए। तो इस इंडस्ट्री के लिए अगर अच्छे दिन शुरू नहीं हुए तो खाली एक काम किया जाना चाहिए, वेट फॉर सम इंडिकेशन, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम, ये मेरा पर्सनल सेटअप है। और वेट फॉर सम इंडिकेशंस, कुछ समय के लिए वेट करो और कुछ संकेत के लिए वेट करो कि स्टॉक जो है यहां से कुछ आपको इंटेंट दिखाता है ऊपर की। क्योंकि जब तक मैनेजमेंट निकल के नहीं आता है तब तक कुछ मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में होगा कुछ पॉजिटिव। यहां पर मैनेजमेंट का इंटेंट क्लियर होना चाहिए, इंडस्ट्री जो है उसका साइकिल वापस से शुरू होना चाहिए, तब यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए। वरना क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई रिस्की प्लेयर जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, समझो। क्यों ये क्यों बोलना पड़ता है? कई ज्ञानचंद जी होते हैं जो अगर 450 का स्टॉक 500 आ जाए तो कहते हैं हम तो 450 पे लेने वाले थे, आपकी वजह से नहीं ले पाए। क्यों भाई, हम क्यों मना करें? हम तो कहते हैं लो रिस्की प्लेयर हो तो, क्योंकि जब तक बॉटम आउट के इंडिकेशंस नहीं होते तब तक वहां पे रिस्क ही होता है। तो इंडस्ट्री को थोड़ा इंडिकेशन देने दो, अभी इंडस्ट्री का साइकिल बुलिश नहीं हुआ है, नो है। वेट फॉर सम टाइम और वेट फॉर सम इंडिकेशंस होता है ऐसे चार्ट पे कि कुछ समय रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, मैनेजमेंट का इंटेंट देखना चाहिए, तब जाके फ्रेश पैसा लगता है, ऐसे पैसा नहीं लगाया जाता। ये टेक्निकल का भी सेटअप हो गया और ये जनरल नॉलेज का भी आपका सेटअप होना चाहिए कि ऐसे थोड़ी किसी भी स्टॉक में पैसे लगा दें। हमें उन स्टॉक में क्यों लगाना है जो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन स्टॉक में क्यों ना लगाए जो कि अभी डेट में गिरावट में गिर नहीं रहे, उल्टा वो अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहे हैं। हम डाउन साइड मोमेंटम वाले में क्यों पैसा लगाएं? सोच के देखिए इस चीज को। तो फ्रेश इन्वेस्ट मेरे लिए तो फिलहाल नो होता है, क्लियर नो होता है। मैं तो यहाँ पे ये रिस्क भी नहीं लेना चाहता, नो नो नो, मैं तो रिस्क भी नहीं लेना चाहता इस प्राइस पे। इंडस्ट्री का पूरा साइकिल खराब है, वेट फॉर सम टाइम और सम इंडिकेशंस होना चाहिए, और 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट जो आते हैं उनके बाद मैनेजमेंट का इंटेंट क्या होता है वो देखना चाहिए। अदरवाइज मान लो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले शेयर में क्या पता कोई बहुत बड़ा मूव आ गया तो, है ना, ये भी तो हो सकता है कि देखो बहुत बड़ा मूव आ जाए और हम नहीं ले पाए, है ना। तो इसके लिए फिर मेरे पास 600 रुपए का लेवल है, 600 के ऊपर मैं इसको रिव्यू करूंगा, 600 के ऊपर मेरे लिए रिव्यू होगा कि अगर मुझे पैसा लगाना है तो 600 के ऊपर देखूंगा। हालांकि मेरा फिलहाल इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट का मतलब मूड भी नहीं है, लगाना दूर की बात है, कोई मूड भी नहीं है। 600 के ऊपर आता है तो इस चार्ट को एक बार रिव्यू किया जा सकता है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। तब आप रिव्यू के लिए सोचिए, तब तक रिव्यू के लिए नहीं सोचा जाएगा, उसके बाद सोचा जाना चाहिए। यहां बात करते हैं कि कई लोग ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे भाई, डेफिनेटली यहां से होंगे, यहां से होंगे, यहां से होंगे, यहां से होंगे, यहां से, तो वो आज की डेट में क्या कर सकते हैं? देखो सिर्फ इतना जान लो कि अगर आपको लॉसेस जो है, अगर आपके, मैं आपको बताऊं 25% या उससे ज्यादा है, 25-50 या फिर इससे ज्यादा के लॉसेस है, तो देखो कभी भी इनमें लॉसेस बुक करने में भी कोई समझदारी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि आपको इनको रिकवर करने के लिए बेटर ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तब तो आप स्विच कर सकते हो, बेटर ऑप्शन नहीं होता है तो हमेशा एक काम किया जाता है, वहां पर वेट करना चाहिए। अगर वेट करेंगे तो यहां पर कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे आने वाले समय में, या कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है, तब वहां पे हम ऐड कर सकते हैं, तब हम ऐड मोर करते हैं। कब करते हैं? जब कुछ हमारे पास पॉजिटिव आउटकम आता है, कुछ पॉजिटिव नजर आता है, तब हम करते हैं पॉजिटिव इंडिकेशन पे। क्या अभी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है? आंसर इज नो। क्या अभी ऐड करना है? आंसर इज नो। यहां पर पॉजिटिव आउटकम का वेट होता है, उसके बाद लगाए जाते हैं। तो 2 तरह के लोग हो सकते हैं, जिनके पास 25 से 50% रिटर्न के लिए अभी फिलहाल कोई दूसरी अपसाइड पॉसिबिलिटी हो, तब तो वो इसको स्विच करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो कहता है नहीं यार कहां से मिलेगी 50% रिटर्न की, अभी मेरे को तो लॉस हो रहा है, नहीं मिलेगी, तो फिर तो वेट करना चाहिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस का, उसके बाद में वहां पे एड मोर करके एक प्राइस के पास बैठना चाहिए। क्योंकि कंपनी खराब नहीं हो रही है, कंपनी बंद नहीं हो रही है, इतना अभी तक तो क्लियर है। और अगर आपने पैसा ऊपर के प्राइस पे लगाया है तो डेफिनेटली मैं मान के चलूंगा कि आपने गलत किया है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, और नहीं किया तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब ये 450 का स्टॉक हो सकता है 400 पे आके रुकेगा, 350 पे, 250 पे, 200 पे, किसी को नहीं पता है। तो मैं तो इसमें सिंपली इतना जानता हूं, वेट फॉर बॉटम आउट इंडिकेशन। मैं तो यहां पे कहूंगा वेट फॉर इंडिकेशंस। जब तक इंडिकेशंस नहीं आते मेरे लिए अवॉइड रहेगा, सिंपली है ये चीज। बहुत से लोगों में एक उतावलापन मैंने देखा है, बेस्ट एग्रो नीचे आए, बेस्ट एग्रो को ले लिया, बेस्ट एग्रो को लिया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों ने भी, कईयों ने मुझे कहा बेस्ट एग्रो बढ़िया लग रही है, ले क्या। तो देखो भाई, मैं तो किसी को मना नहीं करता, ना मैं किसी को बोलता हूं ले लो, मेरे लिए वेट है। अगर मुझे इस कंपनी को लेना भी है तो भी मैं वेट करूंगा कि कुछ समय रुकते हैं, थोड़ा बेरिशनेस खत्म होने देते हैं, फिर इसकी जर्नी स्टार्ट होने देते हैं, फिर देखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां से स्टॉक कल परसों में सीधा यहां आ गया, ऐसा तो होगा नहीं ना, कल परसों में सीधा यहां आ गया, ऐसा तो होने से रहा। वो गिरता पड़ता, कुछ करता, यहां पे पैटर्न्स बनाता, कुछ फॉर्मेशंस करता, ब्रेकआउट करता, फिर ऊपर जाता, ऐसा आएगा।
तो मैं इस जर्नी को तब ज्वाइन करूंगा जब ये बुलिश ट्रेंड में चली जाएगी। इस जर्नी को हम तब ज्वाइन करेंगे जब शेयर जो बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल ट्रेंड ही बेरिश है, तो मैं भी गिरते को सहारा क्यों दूं? जब ये इतना बड़ा गिर रहा है तो मैंने ठेका ले रखा है इसको सहारा देने का, मैं नहीं दे सकता। इसको सहारा कौन दे सकते हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंस, जिनकी ताकत है वो दे सकते हैं। हमारी ताकत है क्या कि इसको सहारा देके हम रोक दें? नहीं रोक सकते। तो मेरे लिए बिल्कुल अवॉइड रहेगा बेस्ट एग्रो लाइफ, जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैंने अपनी तरफ से आपको एनालिसिस करके बता दिया है। कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो भी मैंने बताया कि उसके लिए क्या ऑप्शंस है। और बाकी देखो, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो कल्याण तो हो गया है, कोई इलाज तो है नहीं। अब बाकी डिसीजन आपको ही लेना है अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके। ऐसी एनालिसिस अगर टेक्निकल लेवल पे सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल मंगा सकते हैं। कॉस्टिंग विल बी 44,000 रुपीज, ये मैं पहले डिस्क्लोजर में आपको बता दूं। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे Q&A सेशन का पार्ट बन सकते हैं और आप STP चार्ट स्कैनर लेकर उन चार्ट की एक्सेस ले सकते हैं जो कि मेरे लिए ब्रेकआउट के तौर पे मैं उनको देखता हूं या रिवर्सल के तौर पे देखता हूं, तो मैं आपके साथ भी वो चार्ट शेयर कर देता हूं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से कहीं भी नहीं आती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग करनी हो या आपको ब्रेकआउट चार्ट चाहिए तो आप STP चार्ट स्कैनर की तरफ आ सकते हैं। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी इस नंबर पर संपर्क करिए, या फिर आप अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए और पिन कमेंट को भी चेक कर लीजिए। हमारे लिंक से अकाउंट ओपनिंग करने पर भी आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।